नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक, और उसमें भी हम लोग जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने अभी तक महिलाओं के जो रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, स्त्री की जो स्थिति थी इंडिया के अंदर, उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, उसके लिए जो संघर्ष हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन अब हम जो है जातिगत व्यवस्था जो थी, ठीक है, और उसमें कैसे उनका शोषण हो रहा था और फिर उन्होंने कैसे संघर्ष किया, अंग्रेज का चाहे शासन हो या उसके आज़ादी के बाद फिर क्या संघर्ष हुए, उन सब बारे में जो है हम प्राचीन काल से लेके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं और इस ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा विषय है आज का जो हमारे समाज के इतिहास और बनावट से गहरा जुड़ा हुआ है। जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष है एक, तो इसमें यह विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम हर पहलू पर एकदम विस्तार से बात करेंगे। एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, आराम से सुनिए, ठीक है, आराम से देखिए ताकि आप इसको आसानी से समझ जाइए। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्राचीन काल में जाति व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उसका थोड़ा सा ग्लैंस देखेंगे, थोड़ा सा परिचय देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों बहुत समय पहले यानी प्राचीन काल में, जब हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब ईसा से 1000 साल, मतलब ईसा के जन्म से 1000 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय प्राचीन भारत में जो है इन हिंदू धर्म में एक 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण सबसे मतलब टॉप के माने जाते थे। इस तरह से आप पिरामिड समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे जो है शूद्र माने जाते थे। ठीक, तो जो शूद्र था वो काम करता था। ठीक है, क्षत्रिय जो है उनका ज्ञान के ऊपर अधिकार था, जो भी कर्म कांड कराना हो, पूजा पाठ, ये सब सब ब्राह्मण करवाते थे। ठीक है, और क्षत्रिय क्या करते थे, ये ब्राह्मण को संरक्षण देते थे और लड़ाइयां लड़ते थे। ठीक है, राजकाज का जो काम था वो क्षत्रिय करते थे। वैश्य क्या करते थे, वैश्य जो है वो बिजनेस करते थे। ठीक है, व्यवसाय करते थे, और हर एक जो वर्ण जो अपने से ऊपर वाले वर्ण की जो है सेवा करता था। ठीक है, तो जो शूद्र था वो इन तीनों की सेवा करता था। ठीक है, वैश्य जो है वो इन दोनों की सेवा में लगते थे, और वहीं ब्राह्मण की सेवा में सारे लोग लगते थे। ठीक है, तीनों, और क्षत्रिय की सेवा में ये दोनों। ठीक है, शूद्र और वैश्य। तो जो व्यवस्था थी वहां भी अनटचेबिलिटी थी। ठीक है, जो लोग निचली तबके के थे उनको देखिए किस तरह से अनाज जो है दिया जा रहा है। ठीक, खैर, तो ये व्यवस्था उस समय चली। ठीक है, तो इसको जो है 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था बनाई गई। इसको चतुवर्ण जो है व्यवस्था कहते हैं। ठीक, इसमें समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने बताया। समय के साथ जो है यह व्यवस्था कई जातियों और उपजातियों में भी बट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग जो नस्ल थी वहाँ के लोग जो है एक साथ आए, और भौगोलिक रूप से भी, यानी अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग जो है मतलब वो क्या हुआ कि उनका विस्तार हुआ। वो एक जगह ना रह के अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे रहने लगे। ठीक है, और फिर उनके जो काम थे, ठीक, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। मतलब पहले शूद्र क्या करते थे, सेवा करते थे इन लोगों की, लेकिन उसके बाद फिर कुछ शूद्र जो है वो किसानी करने लगे, कुछ जो है वो अलग अलग काम करने लगे, कुछ लोहार बन गए। मतलब बनाने, मैन्युफैक्चरिंग का काम समझिए तो वो उस समय शूद्रों के हाथ में ही था, सारे काम जो थे वो उन्हीं के हाथ में था। ठीक है, तो अलग अलग काम वो करने लगे। ठीक, तो इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से किसी भी इंसान की सामाजिक स्थिति जो सोशल, जो एक स्ट्राटा कहते हैं, मतलब एक तरह का सोशल जो स्टेटस है, ठीक, उसकी जाति से तय होता था। मतलब किस जाति का है उसी हिसाब से उसका सोशल स्टेटस यानी सामाजिक स्थिति तय होती थी। ठीक है, यानी उसकी इज्जत और शुद्धता उसकी जाति से ही तय होती थी। ठीक, जाति ही तय करती थी कि कौन पढ़ाई करेगा, ठीक, किसके पास कितनी संपत्ति होगी, ठीक है, और कौन सा व्यवसाय कौन अपनाएगा, और किसकी शादी किससे होगी, ये सब जाति ही तय करता था। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का अंदाजा भी इस बात से ही लगाया जाता था कि वह इस जन्म में किस जाति में पैदा हुआ है।
कपड़े, खाना पीना, रहने की जगह, खेती, पीने का पानी, ये सब जो सोर्स था, ठीक है, या मंदिर में एंट्री, ये सब बातें जो थी वो सब जाति से शुरू होती थी और जाति पे ही खत्म करती थी। ठीक है, जाति ही तय करता था कि आप किस तरह की चीजें करेंगे समाज के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अनटचेबिलिटी जो था वो एक कलंक है। ठीक, जातिगत छुआछूत था। ठीक, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो देखिए, इस चतुवर्ण जो व्यवस्था है उसका सबसे बुरा पहलू ये था कि समाज में छुआछूत का जन्म हो चुका था। जो लोग नीची जाति में पैदा होते थे उन्हें अछूत माना जाता था, यानी उनको छूने लायक नहीं माना जाता था। ठीक है, बहुत ही दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उनको जो है अक्सर गांव से दूर बसाया जाता था, मतलब जो मेन गांव होता था, विलेज होता था, उससे कहीं दूर बाहर बसाया जाता था। ठीक है, और जब वो आते थे गांव के अंदर किसी काम से उनको प्रवेश करना होता था तो वो आवाज करते आते थे। ठीक है, मतलब कुछ बजाते हुए आते थे ताकि लोग सुन के जो है अलग हो जाए, साइड हट जाए। ठीक, ताकि उनका साया भी जो है उनके ऊपर ना पड़े। तो इस तरह माना जाता था कि अगर साया भी पड़ गया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे एकदम। ठीक, तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक, और मंदिरों में तो उनका घुसना एकदम ही मना था, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन वो हिंदू ही कहलाते थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई और जाति में परिवर्तित हो गए थे, नहीं, वो कहलाते हिंदू थे लेकिन उनको मंदिरों में घुसना मना था। इस वर्ग के लोग जो है कई अत्याचार और भेदभाव का जो है शिकार हो रहे थे उस समय और सामना कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जातिगत भेदभाव कम करने वाले जो कारक हुए। ठीक है, कैसे कम हुआ, तो इसमें 3 कारक मेनली है। ठीक, जिस पे हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे जो है जातिगत भेदभाव कम करने में इससे मदद मिली। ठीक, तो पहला कारक जो है वो है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ठीक, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य जब बना, ठीक, जब होने लगा और डेवलप होने लगा तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन बहुत अच्छे से व्यवस्था से बढ़ने लगा। ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे डेवलप करने लगी। ठीक, तो इस समय जो जाति व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है सभी जातियों के लिए सेना में भर्ती करनी स्टार्ट कर दी। दूसरे जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उसमें भी उनको नौकरी देना शुरू कर दिया। ऐसा कोई जाति का भेदभाव नहीं रखा अंग्रेजों ने। हालांकि उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको यह अपना अपमान लगने लगा था। ठीक है, और उन्होंने इसका विरोध भी किया। लेकिन अंग्रेज थे उनकी नीति जो थी वो ऐसी थी कि नीची जाति के लोगों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ गया था उनकी नीति से। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा संपत्ति के निजी स्वामित्व, यानी कि अब आपकी अथॉरिटी, आपके अंडर संपत्ति रहेगी और जमीन को खरीदने बेचने की जो है आजादी भी अंग्रेजों ने दी। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे जो जातीय समीकरण था, यानी जो एक फार डिफरेंस था, कोई अमीर था कोई गरीब था, तो जातीय समीकरण में थोड़ा सा बदलाव आ गया। धीरे धीरे जो है गांव की जाति व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आने लगा और आधुनिक जो ट्रेड था यानी व्यापार था और जो बिजनेस था उसमें जो है थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा और यातायात के साधन जो बढ़ने लगे, तो उससे क्या हुआ, उससे भी जो है सामाजिक गतिशीलता में बदलाव आया बहुत तेजी से। ठीक है, अंग्रेजों ने जो विलेज था, ग्राम पंचायत था, उसकी जो है उसमें जाति पर आधारित न्याय प्रणाली को खत्म कर दिया। जो पहले से वहां पे जाति पर आधारित न्याय प्रणाली होती थी। ठीक है, बेसिकली होता क्या था कि अगर मान लीजिए कोई दलित है, ठीक, और एक कोई ब्राह्मण जाति का है या क्षत्रिय जाति का है या उच्च जाति का, किसी भी उच्च जाति का, और मान लीजिए कि इसने गलती की भी है, ब्राह्मण होके इसने गलती की है, ठीक है, इसके साथ कोई अमानवीय हरकत की है, तो जो न्याय होता था विलेज के अंदर वो जाति आधारित होता था। तो वो उसका जो रिजल्ट होता था वो ये होता था कि इसको कुछ नहीं कहते थे जो ब्राह्मण होता था। ठीक है, उसको ब्राह्मण होने के कारण छूट दे दी जाती थी क्योंकि उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता था और उल्टा जो है वो शूद्र जाति को ही दंड दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की न्याय व्यवस्था थी जिसको अंग्रेजों ने अपनी न्याय व्यवस्था, जो आधुनिक न्याय व्यवस्था थी, उसको बनाकर खत्म किया था। ठीक है, तो इससे जो है उनके
अंदर सुधार आ रहा था, जो दलित लोग थे, तो जिसमें सभी जातियों के लिए जो है समान न्याय का प्रावधान किया था अंग्रेजों ने, जो उनकी आधुनिक न्याय व्यवस्था थी। प्रशासनिक पदों पर भी जो है और सरकारी कार्यालयों में भर्ती के अवसर भी उन्होंने दिए थे, सभी जाति के लिए उन्होंने ये खोला था। ठीक है, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में भी सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलता रहा, ठीक मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि समाज सुधार आंदोलन जो हुआ, ठीक है, सॉरी दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, ठीक, जो कारक है उस पर बात करते हैं। देखिए, समाज सुधार आंदोलन हुए, ठीक, अंग्रेजों के टाइम में। इसके बाद जो है ये हुआ कि 19वीं सदी के बीच से कई समाज सुधार जो है होने लगे और संगठन बनने लगे, जैसे कि ब्राह्मण समाज को ले लीजिए, प्रार्थना समाज को ले लीजिए, आर्य समाज है, रामकिशन मिशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये एनी बेसेंट इनकी सदस्य थी। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है नीची जाति के लोगों की हालत को सुधारने के लिए कई जो है प्रयास किए, कई कदम उठाए, और इन संगठनों ने जो है अछूतों और नीची जाति के लोगों के बीच शिक्षा फैलाने का भी काम किया। उन्होंने इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने की भी कोशिश की, और जो तालाब होता था, जो सार्वजनिक होता था, सबके लिए होता था, उस तालाब से पानी ये नहीं पी सकते थे, तो उनके लिए जो है तालाबों से पानी लेने और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने के लिए भी इन सोसाइटीज ने, इस ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है, हालांकि कुछ समाज सुधारकों ने जो चतुवर्ण व्यवस्था थी उसका समर्थन भी किया, लेकिन उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत की आलोचना भी की। इन समाज सुधारकों ने जाति प्रथा की कठोरता की निंदा की और जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था का निर्धारण होता था उसको गलत बताया। उन्होंने कहा कि कर्म के सिद्धांत को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसकी वकालत उन्होंने की। कहा कि कर्म के आधार पे किसी की जाति या व्यवस्था, ये सब चीजें जो है वो तय होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो है लोगों से अपील की कि वो भूखे मरने के बजाय थोड़ा सा एक्टिव हो और मानव जगत के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें। आर्य समाज ने शूद्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो है मदद की, और योगोपवीत धारण करने, योगोपवीत क्या होता है, वो होता है जनेऊ। जनेऊ आप देखते होंगे, जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग। ठीक है, एक पवित्र धागा माना जाता है जिसको अपने बॉडी पे वो लटकाते हैं, ठीक है, बांधते हैं। ठीक, तो इसको योगोपवीत कहते हैं। तो जो आर्य समाज है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की, और ऊपर से जनेऊ पहनने के लिए अगर कोई बांधना चाहता है तो उसमें भी उन्होंने जो है प्रोत्साहन दिया। उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने का भी समर्थन किया। ठीक है, जो उच्च जाति को जो अधिकार थे उसको प्राप्त करने के लिए निचली जाति को जो है समर्थन दिया। किसने? आर्य समाज ने। ठीक, अब हम लोग तीसरे इस पे आते हैं टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा जो कारक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं का योगदान इसमें रहा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं का योगदान कैसे रहा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन ने जो चला उस समय, उसने भी स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों से प्रेरणा ली। ठीक है, और राष्ट्रीय नेता जो थे और संगठन जो थे उसने भी जातीय विशेष अधिकारों और समान नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष और सभी के लिए जो है स्वतंत्र विकास के सिद्धांत की वकालत की। इस अवधि में जो प्रदर्शन हुए, जन भागीदारी हुई, जनसभाएं हुए, सत्याग्रह आंदोलन हुए, ऐसे कार्यक्रम में जो है इनकी सक्रियता उन्होंने बढ़ाई। ठीक है, जो निचली जाति के लोग थे, दलितों की स्थिति में कुछ इन सब चीजों से जो है सुधार आया। ठीक, 1937 का टाइम है। 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी सरकारें बनने के बाद उन्होंने, यानी कांग्रेसी सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। कांग्रेसी सरकारों ने कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू की, जैसे त्रावणकोर, इंदौर और देवास के शासकों ने खुद पहल करके अछूतों को मंदिरों में जाने का अधिकार भी दिया। तो ये जो कांग्रेसी उस समय नेता थे, उन्होंने भी जो है इस चीज को सपोर्ट किया कि उनका उत्थान हो, जो दलित लोग हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि निःशुल्क शिक्षा जो है उनको देने की व्यवस्था बनाई। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो गांधी जी समाज से छुआछूत की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ठीक है, वो भी एक कांग्रेसी थे। उनके विचार से जो मानवतावाद और तर्क पर
सब कुछ आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार शास्त्र जो है वो छुआछूत को मान्यता नहीं देते हैं, और यदि कुछ शास्त्र ऐसा करते भी हैं, ऐसा प्रावधान है भी, तो उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए, उनका कहना था, क्योंकि यह बुराई सत्यता के सिद्धांतों के विपरीत है, जो कि सच है उसके उस सिद्धांत के क्या है, अगेंस्ट है। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। तो ये सब ना याद रखिएगा, गांधी जी का ऐसे ना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप जब सोशल रिफॉर्म के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक, तो उसके नीचे लिखते जाइएगा कि इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने जो है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, ठीक। याद रखिए, कभी मतलब पूछ सकता है आपसे कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई या किसने की, ठीक है। तो एक आपसे ये स्टेटमेंट दे देगा और नीचे जो है उसके ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो आपसे प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जो है नोट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बातें आप सुनिए, ऐसा मत कीजिए, उसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दलितों का अपना भी संघर्ष रहा, स्वयं का संघर्ष, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा संघर्ष रहा इनका, ठीक। अगर हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम से, तो वहां से चला आया संघर्ष, और फिर जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहां भी बहुत व्यापक स्तर पे जो है चला। तो शिक्षा के व्यापक प्रसार और जन जागरूकता के फलस्वरूप दलित वर्ग के लोगों ने जो है चेतना दिखाई, और फिर चेतना में उनके जागृति आई, और उन्होंने भेदभाव और उत्पीड़न का जो है विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ गए। और मेनली अगर हम बात करें तो ये दो लोग हैं जिन्होंने जो है काफी काम किया दलितों के उत्थान के लिए। ये ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। और इनको हम कह सकते हैं कि ये प्रथम शिक्षक थे जिन्होंने क्या किया, दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने ज्योतिबा फूलों को जो है अपना गुरु माना, और उनकी पत्नी का नाम हम बिल्कुल भी इसमें छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इनका नाम है सावित्री बाई फूले, ठीक। इन्होंने भी जो है बहुत योगदान दिया। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब जो है दलित अपने जो उत्पीड़न हो रहा था उसका विरोध, भेदभाव का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। दलितों ने उच्च वर्ग की जातियों और शोषण के खिलाफ जो है कई सशक्त आंदोलन चलाए। महाराष्ट्र में माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फूले जो है माली जाति के थे, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकारों को चुनौती दी। उन्होंने दलितों में, विशेषकर दलित महिलाओं में शिक्षा के प्रसार को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी। इनके लिए अनेक जो है स्कूल खोले, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। ये भी नोट करते जाइएगा, ज्योतिबा फुले और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए जो है बहुत सारे स्कूल खोले, और उनका जो प्राथमिकता था वो महिलाओं के शिक्षा के ऊपर था, ठीक है। समझ गए। अब बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने बचपन में ही भेदभाव देख लिया था। बेसिकली हुआ क्या था कि वो अपने घर जाने वाले थे, ठीक है। एकदम मुझे कहानी पूरी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि किसी स्टेशन पे थे, ठीक, रेलवे स्टेशन पे, और घर जाने वाले थे। उनके फादर जो थे वो अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि वो सर्वेंट थे, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। लेकिन फादर उस समय थे नहीं, 2-3 लोग थे इनके साथ, ये बच्चे थे। तो ये घर जाने के लिए वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी आ जाए, गाड़ी मिल जाए। तो उस समय रिक्शा, टांगा वगैरह चलता था, ठीक है। तो हर जगह ये जाते थे, बोलते थे कि यहाँ चलोगे, यानी जहाँ उनको जाना था, ठीक है। तो जाने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन उससे पहले जो है इनकी जाति पूछते थे, और जाति पूछने के कारण जो है जैसे ये जाति बताते थे कि हम फलाने जाति से हैं, तो फिर इनको वो गाड़ी वाला जो है मना कर देता था। और इन्होंने जो है उस समय बहुत सा, क्योंकि एक शाम हो रही थी और फिर जो है ये जा नहीं पा रहे थे, तो स्टेशन मास्टर भी गया, उसने भी जो है अपील की लोगों से कि छोड़ दिया जाए। बच्चे दोगुना पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने भी जो है इनकी मदद नहीं की। तो बेसिकली बचपन में ही इन्होंने जातीय भेदभाव का जो है प्रत्यक्ष देख लिया था, और उनके गवाह भी थे। तो आजीवन इन्होंने जो है उच्च वर्ग की जातियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इन्होंने जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, ठीक है। तो अब आप डॉक्टर अंबेडकर लिख लेंगे, ठीक, और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे क्या कि इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, ठीक। वहीं आप अगर देखेंगे गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, ठीक है।
तो ये चीजें जो है आपको याद रहनी चाहिए कि हरिजन संघ की बात हो रही है तो वो महात्मा गांधी ने किया, ठीक है, उसकी स्थापना। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की अगर किसी ने स्थापना की तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेकर जो है कई अन्य तत्कालीन जो दलित नेता थे वो आपस में मिलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, मतलब दूसरे नेता लोग भी जो है वो दलित वर्ग संघ की स्थापना की। दलित संघ की स्थापना कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। वहीं अखिल भारतीय जाति जो अनुसूचित जाति है महासंघ की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर। वहीं दूसरे लोग जो हैं जो तत्कालीन दलित नेता थे उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की जो चतुवर्ण व्यवस्था थी उसका जो है घोर आलोचना किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के उत्थान के लिए समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर किया जाना आवश्यक है। 1935 का जो अधिनियम था उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किए जाने से इस वर्ग को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, ठीक। चलिए, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप उसको नोट करें, आपके एग्जाम में जो है वो आपको फायदा पहुंचाए। वहीं 19वीं सदी के बाद जो है कोल्हापुर के महाराजा ने स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहन दिया। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो है यह अभियान दक्षिण भारत में भी फैल गया और कम्मास, रेड्डी, वेलाला और मुसलमानों ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक, ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक, समझ गए। और अन्य दलित समर्थक आंदोलन की भांति इस आंदोलन ने भी दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की, ठीक। केरल में, अब केरल में चलते हैं। केरल में श्री नारायण गुरु ने जीवन पर्यंत दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों से ऊंची जातियों के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की, ठीक। वहीं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है। और नारा क्या था? नारा लिख लेंगे, श्री नारायण गुरु लिखेंगे, उसके नीचे उनका नारा दिया हुआ है, लिख लेंगे, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, ठीक, और एक जाति और एक धर्म। ये नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया, ठीक है, केरल में, ठीक। लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। वहीं इनके जो है एक शिष्य थे जिनका नाम था सोहाद्रन अयप्पम, ठीक है, इनका नाम था सोहाद्रन अयप्पन, लिख लेंगे आप लोग, ठीक। और इन्होंने जो है इनके नारा को जो इन्होंने नारा दिया था उसको परिवर्तित कर दिया और फिर इन्होंने एक नया नारा दिया जिसका नाम था समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। इन्होंने ये नारा दिया, तो ये भी आप लिख लेंगे, ठीक। ये नारा किसने दिया? और वो एक ईश्वर एक जाति और एक धर्म का नारा जो है वो किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। उनके जो शिष्य थे सोहाद्रन अयप्पन, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म का नारा जो है, कोई धर्म नारा नहीं, कोई धर्म नहीं का नारा दिया, ठीक। चलिए, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर का जो महार सत्याग्रह था उसमें जो उन्होंने नेतृत्व किया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू जाति के अधोगामी, मतलब अधोगामी का मतलब होता है आधा झुका हुआ, ठीक है, तो अधोगामी जो प्रथा थी उसको चुनौती देने के लिए 20 मार्च, ठीक, डेट भी याद रखेंगे, आपको डेट भी कभी कभी पूछ सकता है, 20 मार्च 1927, ठीक, 20 मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ठीक है। महार सत्याग्रह आप लोग लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और आगे जो मैं जानकारी को दे रहा हूं वो भी आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर हुआ, इसलिए इसको महाड़ सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। और दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब, ठीक है, यही चवदार तालाब है, ये तालाब है चवदार यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, चवदार टैंक यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक। दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये
चवदार। तो चवदार एक लेक था, ठीक है, एक तालाब था जिसमें से पानी पीना जो है मना था दलितों को। तो वहां पहुंचे, ठीक है, ये वहां पहुंचे लोगों को लेके और सबसे पहले जो है इन्होंने पानी वहां पे पिया, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, चलिए तो इस पे आगे बात करते हैं। तो चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये जो है सत्याग्रह किया गया था। एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च 1927 यानी 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है, ये भी लिख लेंगे हम। ठीक, इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में जो है दलित लोग जो थे, ठीक, वो इसमें शामिल हुए और स्वर्ण हिंदुओं द्वारा जो है अछूतों को तालाब का पानी पीने का जो अधिकार था नहीं था, ठीक है, और जबकि स्वर्ण हिंदू दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। जो स्वर्ण हिंदू थे वो दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे, लेकिन तालाब से पानी पीने की मनाही थी उनको, ठीक है। सभी हिंदू जाति समूह और अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, तक भी उस तालाब का पानी पी सकते थे, लेकिन जो दलित थे वो नहीं पीते थे, ठीक है। तो अंबेडकर ने पहले अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया, ठीक, इस तरह चुल्लू में लेके, ठीक, पानी पिया, ठीक। अब फिर हजारों सत्याग्रही जो आए थे उनके साथ, उन्होंने भी जो है इसका अनुकरण किया, उन्होंने भी इस तालाब का पानी पिया, ठीक। दरअसल अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। वे सभी जगह जिसका निर्माण और देखरेख सरकार करती है का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं जो भी इस देश के अंदर है, ठीक है। जनवरी 1924 में महाड़ जो कि बॉम्बे कार्य क्षेत्र का हिस्सा था, ठीक, इस अधिनियम के तहत जो है नगर निगम परिषद जो है यहाँ पे लागू हो गया, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण इसमें जो है अमल नहीं लाया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1927 में अंबेडकर जी सत्याग्रह करने का निर्णय लेते हैं और बाद में दिसंबर 1927 में अंबेडकर और उनके साथी जो है यहाँ पे पहुंचते हैं और असमानता से जो है मुक्ति के संकेत के रूप में उसी स्थान पर मनु स्मृति भी जलाई जाती है। इसी स्थान पे मनु स्मृति जलाई जाती है, ठीक, समझ गए। अब क्या है? अब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार के सम्मुख दलितों की समस्याओं, जो समस्या थी और जो दुख था उसको उजागर करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर का अगर आपने नाम लिखा होगा उसके नीचे आप नोट्स में लिख रहे होंगे तो उसके नीचे ये भी जोड़ लेंगे कि 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी उन्होंने ही की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षित किया जाए लोगों को, ठीक है, और विरोध किया जाए, जो भी अगर उनका शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध किया जाए और लोगों को संगठित किया जाए, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का क्या मकसद था? कि लोगों को शिक्षित किया जाए, विरोध के लिए तैयार किया जाए और संगठित किया जाए, ठीक। हिंदुओं ने इस मामले को लेकर अदालत में मामला प्रस्तुत कर दिया, जो स्वर्ण हिंदू थे, ठीक है, और वो तालाब को जो है गैर सरकारी संपत्ति घोषित करने की कोशिश में लग गए। दिसंबर 1937 में जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया, ठीक है, ये केस चलता रहा, 1937 में फैसला आया, ठीक है, 10 साल बाद, कि उस तालाब से पानी लेने की अनुमति जो है वो सभी के लिए समान होगी, ठीक। इस सत्याग्रह से लोगों के मन में जो है आत्मनिर्भरता आई, ठीक। तो महाड़ सत्याग्रह ये था, ठीक। अब उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान और भविष्य की दिशा में क्या योगदान रहा, ठीक है, और किस तरह से है चेंजेस आए। तो ब्रिटिश शासनकाल में जाति प्रथा के खिलाफ चल रहे अभियानों को अपेक्षित सफलता उतनी नहीं मिल पाई जितना वो चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भी अपनी कुछ सीमाएं थी, जिसके चलते वह उच्च वर्ग या रूढ़िवादी जो वर्ग थे उसके खिलाफ जो है खुलकर संघर्ष नहीं कर सकते थे, ठीक है, ब्रिटिश जो सत्ता थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक आर्थिक उत्थान के बिना जो निम्न जाति थे उनकी दशा में सुधार लाना असंभव था, ठीक है। यानी आर्थिक सुधार नहीं होगा, राजनीतिक सुधार नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो उनका जो मतलब दशा है, उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार लाना असंभव है। तो इस बारे में ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रयत्न किए गए वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही शुरू हुए, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बने भारतीय संविधान ने जातिगत व्यवस्था के आधार पर समानता को लागू करने और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के उन्मूलन की व्यवस्था की,
ठीक है, हमारे संविधान के अंदर हमारा संविधान कहता है कि छुआछूत को किसी भी तरह से बढ़ावा देने अनैतिक, गैर कानूनी है, ठीक है। और यह ऐसे किसी भी प्रतिबंध पर रोक लगाता है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति या जाति के लिए मंदिरों में, तालाबों में, घाटों में या होटल्स में या किसी और सार्वजनिक जगह पे या क्लब में जाना वर्जित हो, ठीक है। तो इस पर रोक लगाता है हमारा संविधान। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि राज्य, जो भी राज्य है, अपनी समस्त प्रजा के समुचित उत्थान का प्रयास करेगा। वो सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान करेगा। समझ गए? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास, यानी कि नौकरी भी आपको समान रूप से, नौकरी जो आप निकालेंगे समान रूप से सबको आवेदन करने की उसमें रहेगी, ठीक है, छूट रहेगी। और सामाजिक मतलब कि लोगों को एक लोगों का ना स्थिति एक लेवल पे आ सके, इस तरह के कार्य करेंगे, मतलब योजना चलाएंगे। राजनीतिक मतलब कि आप उसको पार्टिसिपेंट करने का भी मौका देंगे अगर किसी तरह का वो राजनीतिक लीडरशिप करना चाहते हैं तो, ठीक है, समझ गए? तो यही इसका मतलब है, किसी भी आधार पर उनके उत्पीड़न या भेदभाव पर रोक लगाएगा राज्य, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख विचार की जो इस क्षेत्र में दिए गए अनटचेबिलिटी को लेकर दिए गए। तो कुछ महान हस्तियों ने जो है जाति व्यवस्था और समाज में समानता के बारे में अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं। इसमें बॉम्बे के जो है गवर्नर है ये, ठीक, इन्होंने 1911 में अपने निजी पत्र में वायसराय को कहा कि यदि देश का हर किसान शिक्षित हो तो भारतीय इतिहास के पन्नों में यह बात स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इन्होंने वायसराय को यह पत्र लिखा था। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उभरता हुआ मध्य वर्ग जो है राजनीतिक रूप से पिछड़ा है तथा वह धर्म की खोज में भी इतना ही उत्साहित नहीं है। उसे आवश्यकता है समृद्ध सांस्कृतिक स्थायित्व की, जिससे कि वह अपनी उपेक्षा और उत्पीड़न को महसूस कर सके जो उसे औपनिवेशिक शासन ने दी है, ठीक। और वहीं गोविंद रानाडे, इनको एमजी रानाडे कहा जाता है। और इनके बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है, फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, ठीक। इनको एमजी रानाडे कहा जाता है। सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक, जस्टिस एमजी रानाडे कहा जाता है, ये जस्टिस भी थे, ठीक। और इन्होंने जो है दलितों के उत्थान के लिए भी काम किया था, ठीक है। खैर, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक बार मृत और दफन हो गया, ठीक ना, जो भी, वह सभी के लिए सदैव के लिए मृत और दफन, यानी मर गया और दफन हो गया। इसलिए हमें उसे पुनर्जीवित करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक। और इसी के साथ दो विचार और आए, और दोनों जो आए वो महात्मा गांधी की तरफ से आए। तो हम दोनों विचारों को भी देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुत्व में अनटचेबिलिटी जो है काला धब्बा है, ठीक, छुआछूत जो है एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अनटचेबिलिटी रहेगा, छुआछूत रहेगा, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन सकेगा और तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकेगा। सेम यही जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा इनका विचार क्या था इसको लेके कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियां एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित या निर्धन हो। तो मैं क्यों आपको ये विचार बता रहा हूँ, कभी कभी ना आपको ये पूछ लेगा, ठीक है, एक विचार आपको वहां ऊपर में लिख देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है इनमें से किनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जो है प्रमुख विचार भी, आप पिछले साल का ही क्वेश्चन देखेंगे ना आप, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। 69th का आप क्वेश्चन देखेंगे या 17th का क्वेश्चन, उसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको विचारों से लेके रिलेटेड जो है मिल जाएगा बीपीएससी के अंदर, ठीक। चलिए देखिए, इसके अलावा मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। ये डिस्कशन तो वैसे पूरा हो गया है। देखिए, करंट अफेयर्स भी मैं अपलोड करने को हूँ, लेकिन मैं बेसिकली उसको तैयार कर रहा हूँ ऐसे कि आपको एक ही वीडियो में जो है जनवरी मंथ का पूरा जो है करंट अफेयर्स मैं करा दूं, ठीक। तो वो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो जैसे ही तैयार होगा मैं अपलोड कर दूंगा। और यकीन मानिए इसी वीक के अंदर जो है फरवरी का जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों ये था जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष का पूरा सफर। हमने देखा कि कैसे यह व्यवस्था बनी, इसके बुरे प्रभाव क्या थे और कैसे ब्रिटिश शासन समाज सुधार आंदोलन और हमारे महान नेताओं के प्रयासों से इसमें जो है बदलाव आया। सबसे महत्वपूर्ण हमने जाना कि कैसे हमारे संविधान ने इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो बेझिझक जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।